सो हेलो गाइस व्हाट्सअप आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों हम क्लास 11th केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 12 को डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था हाइपर कंजुगेशन। सो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्री रेडिकल्स रहते हैं उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे रहता है। और साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं टू टाइप्स ऑफ फिशन के बारे में, मतलब जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसके टूटने की जो प्रोसेस होती है वो दो तरीके से टूटता है। फर्स्ट वन हमारे पास होमोलाइटिक फिशन होता है, सेकंड हमारे पास हिटेरोलाइटिक फिशन होता है। एक एक करके इनको भी देखेंगे कि हिटेरोलाइटिक फिशन और होमोलाइटिक फिशन क्या है। इन दोनों को मैंने फ्री रेडिकल के साथ इसलिए इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि ये रिलेटेड टॉपिक है, तो हम इकट्ठे अगर इनको करते हैं तो हमारे लिए जो है आसान रहेगा। सो आ जाते हैं सबसे पहले। इससे पहले कि मैं फ्री रेडिकल्स के ऊपर आऊँ, आपको पहले फिशंस को समझना पड़ेगा। जो फिशन होती है कोवलेंट बॉन्ड्स में, वो किस किस तरह से होती है। दो टाइप से ये हमारे पास होगी। जो हमारे पास फिशन होती है वो दो टाइप से हमारे पास होगी। फिशन का मतलब जैसा कि आपको पता होता होगा, जो विखंडित होना मतलब टूटना, उसको हम कहते हैं फिशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फिशन कितने टाइप से हमारे पास होता है। सो फर्स्ट हमारे पास है, देखिए, फर्स्ट वन इज होमोलाइटिक फिशन। फर्स्ट वन हमारे पास होमोलाइटिक फिशन है एंड सेकंड वन हमारे पास है हेटेरोलाइटिक फिशन। नाउ अब आपको पता होगा, होमो होमो मींस सेम, है ना। नेक्स्ट फिशन, फिशन मतलब टूटना। मतलब होमोलाइटिक फिशन एक इस टाइप का फिशन है जिसके अंदर जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो दो समान हिस्सों में बट जाएगा। अब देखिए, जो हमारे पास बॉन्ड बना हुआ है वो किससे बना है? सिंपल सी बात है कि सिंगल बॉन्ड जो है दो इलेक्ट्रॉन के मिलने से बनता है। तो होमोलाइटिक फिशन में क्या होगा, जब भी होमोलाइटिक फिशन होगी तो जो दो एंटिटी होगी उनके पास जो है, दोनों के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए ए और बी एक कंपाउंड था, एक मॉलिक्यूल था जिनके ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ था। ऐसे ये दो 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 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने बीच से एक डॉटेड लाइन खींच ली है। ये डॉटेड लाइन क्या है? ये होमोलाइटिक फिशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर बॉन्ड टूट रहा है। अब देखिए बॉन्ड कैसे टूट रहा है। बॉन्ड जब टूट रहा है तो जो दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे बॉन्ड फॉर्मेशन में, उसमें क्या हुआ, जिसका इलेक्ट्रॉन था वो इसी को मिला, है ना। जिसका इलेक्ट्रॉन था वो इसी को मिला। जैसे देखो यहाँ पर ये टूट गया तो ए के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, अनपेयर्ड। अनपेयर्ड कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पर जो पेयर था, यहाँ पर जो पेयर था वो टूट गया है। टूटने के बाद जो दोनों एंटिटीज हमारे पास आई, ये वाली एंटिटीज, ठीक है, तो इन दोनों के पास देखिए एक एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह गया है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया है। तो इसको तो हम कहते हैं होमोलाइटिक फिशन, है ना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हिटेरोलाइटिक फिशन। अब हिटेरो मतलब अलग अलग, सिंपल सी बात है, ऊपर वाले का बिल्कुल अपोजिट है। हिटेरोलाइटिक फिशन मतलब, हिटेरोलाइटिक फिशन हमारे पास एक ऐसे टाइप का फिशन होता है जिसमें हमारे पास बॉन्ड इस तरीके से टूटता है कि एक को बिल्कुल ही लॉस होता है और एक को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ए और बी के बीच में यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन बनाए हुए हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हिटेरोलाइटिक फिशन में क्या होगा, हिटेरोलाइटिक फिशन में जब ये बॉन्ड, मैं इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरह से। तो हिटेरोलाइटिक फिशन में क्या होगा, हिटेरोलाइटिक फिशन में दो पॉसिबिलिटी हमारे पास है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि बॉन्ड टूट गया तो जो दोनों के इलेक्ट्रॉन थे दोनों को जो है अपने अपने इलेक्ट्रॉन मिल गए, ऐसा नहीं होगा इसमें। इसमें क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है एक एटम, जो वो बॉन्ड था उसके दोनों इलेक्ट्रॉन को चुरा लेगा। फॉर एग्जाम्पल मान, अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर देख लो। अब दो तरीके से ये बॉन्ड टूट सकता है हिटेरोलाइटिक फिशन में। या तो ए जो है दोनों इलेक्ट्रॉन को चुरा लेगा, ठीक है। अगर ए ने दोनों इलेक्ट्रॉन को चुरा लिया तो ए के ऊपर देखिए क्या आ गया, ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ए के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बी, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड था ये टूट गया और दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास चले गए, तो बी के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। एक तो पॉसिबिलिटी हमारे पास ए है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये जो कंपाउंड था उसमें से बी ने दोनों इलेक्ट्रॉन को चुरा लिया। बी ने जब दोनों इलेक्ट्रॉन को चुरा लिया तो बी के ऊपर देखिए क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। जब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए, बी के ऊपर नेगेटिव आ गया, तो ए के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि जो ये बॉन्ड था, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था जो बॉन्ड फॉर्मेशन में ए ने यूज किया था उसको तो बी ले गया, बी के ऊपर नेगेटिव आ गया। तो ए के ऊपर देखिए क्या आ गया, ए के ऊपर यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया।
सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेटेरोलाइटिक फिशन। तो यहाँ पर हमने देखा टू टाइप्स के फिशन, फर्स्ट वन हमने देखा होमोलाइटिक फिशन एंड सेकंड वन हमने देखा हेटेरोलाइटिक फिशन। अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, इसके बाद हम चलते हैं फ्री रेडिकल्स के ऊपर। अब जो है आपको फ्री रेडिकल्स को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, व्हाट आर फ्री रेडिकल्स। अब यहाँ पर देखिए, अ फ्री रेडिकल मे बी डिफाइंड एज an atom or group of atoms having an unpaired electrons। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें नोट्स के लिए। सो यहां पर देखिए, these are produced during the homolytic fission of a covalent bond। अब यहां पर देखिए, ये होमोलाइटिक फिशन मैंने आपको समझा दिया। नाउ अब आते हैं फ्री रेडिकल्स के ऊपर कि फ्री रेडिकल्स क्या है। सो फ्री रेडिकल्स हमारे पास कुछ ऐसे एटम्स होते हैं या कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिनके पास क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर होगा, ठीक है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में तो आपने सुना होगा, बहुत सारे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम हमारे पास होते हैं जिनके ऊपर की पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिनके ऊपर की पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है खास बात यह है कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। फ्री रेडिकल्स हमारे पास कुछ ऐसे एटम होंगे या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे जिनके ऊपर की क्या होगा, जिनके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर देखिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेगा कैसे। अब आप कहोगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है फ्री रेडिकल्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जो है फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हम देखेंगे कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कैसे होते हैं। वो प्रोड्यूस होते हैं होमोलाइटिक फिशन से, ठीक है। वो कैसे प्रोड्यूस होंगे, वो होंगे हमारे पास होमोलाइटिक फिशन से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ, एक हमारे पास मॉलिक्यूल दिया है ए और बी, उसके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। दो बॉन्ड थे उसके बीच में, एक दो इलेक्ट्रॉन है तो मतलब एक बॉन्ड था उसके बीच में। अब मान लीजिए यहाँ पर होमोलाइटिक फिशन हो जाती है, होमोलाइटिक फिशन हो गई तो उसके बाद देखिए क्या बन गया हमारे पास, एक ये वाला प्रोडक्ट बन गया, एक ये वाला हमारे पास प्रोडक्ट बना और एक ये वाला बना, ठीक है, दो बन गए। अब देखो जैसा यहाँ पर है ना वैसा यहाँ पर हो रहा है। इसका मतलब ये कि जब भी होमोलाइटिक फिशन होती है तब हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहें कि जो हमारे पास होमोलाइटिक फिशन होता है उसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स को हम कैसे पहचानेंगे कि वो फ्री रेडिकल्स है। फ्री रेडिकल्स को यहाँ पर इस एक डॉट से पहचाना जाता है। एक डॉट का मतलब क्या है, एक डॉट का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब यार नाम से ही पता लग रहा है इसका, अनपेयर्ड मतलब पेयर नहीं है इसका। पेयर्ड मतलब अगर दो होंगे, ठीक है, वो पेयर्ड हो गए। तो यहाँ पर देखो कैसा है, सिंगल है तो ये कैसा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया कि व्हाट आर फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स को हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल्स कुछ ऐसी एंटिटीज हैं, कुछ ऐसे एटम्स है या ग्रुप ऑफ एटम्स है जिनके ऊपर की एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर ले। सेकंड पॉइंट इसका क्या है, ये जो फ्री रेडिकल्स है हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होंगे। फ्री रेडिकल्स हमारे पास हमेशा जो है होमोलाइटिक फिशन से प्रोड्यूस होते हैं। अब जो हमारे पास हेटेरोलाइटिक फिशन है, क्या इससे हमें जो है फ्री रेडिकल मिल रहे हैं, इससे हमारे पास जो है फ्री रेडिकल नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखो, इस वाले इसको अगर आप देखो ए और बी को, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हेटेरोलाइटिक फिशन हो रहा है, मतलब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बी की बात करें, अगर हम बी की बात करें यहाँ पर, ठीक है, इस दोनों को, इसको आप अभी ऊपर वाले केस को पहले ले ले, इसको और इसको ले ले, इसको अभी छोड़ दे, ठीक है। इस वाले केस को हम यहाँ पर ले ले, क्या इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि दोनों इसने खा लिए, और इसके पास एक भी नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जो है एक भी मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो है फ्री रेडिकल नहीं है, फ्री रेडिकल ऊपर वाले हैं। तो तीन चार पॉइंट आपने फ्री रेडिकल के बारे में याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट आपने क्या याद रखना है फ्री रेडिकल का, कि फ्री रेडिकल्स के ऊपर हमेशा जो है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा आपने फ्री रेडिकल के बारे में क्या याद रखना है, दूसरा आपने फ्री रेडिकल के बारे में याद रखना है कि ये हमेशा जो है होमोलाइटिक फिशन से जो है प्रोड्यूस होते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं फ्री रेडिकल के बारे में, कि ये बहुत ही अनस्टेबल चीज़ें होती है फ्री रेडिकल्स, है ना। ये बहुत ही कम टाइम के लिए जो है हमारे पास बनते हैं। मतलब फ्री रेडिकल्स जो है हम कह सकते हैं कि रिएक्शंस के अंदर ये इंटरमीडिएट स्टेज होती है, ठीक है। मतलब कोई भी रिएक्शन चलती है ना, कोई भी रिएक्शन चलती है तो उसमें एक इंटरमीडिएट स्टेज में ये आते हैं, ठीक है। मतलब छोटे से टाइम के लिए ये बनेंगे और उसके बाद फिर से ये कोई दूसरा प्रोडक्ट बना लेंगे। ऐसा क्यों होता है, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेबल नहीं होते, ये अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल क्यों होते हैं, अब जैसा कि मैं आपको कहता आता हूँ कि जो हमारे पास हमारे इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी स्टेबल होना चाहती है, ठीक है। सब सारी की सारी चीज़ें जो है स्टेबल होना चाहती है। तो ये चीज़ें कैसी है, ये अनस्टेबल चीज़ें हैं। अनस्टेबल क्यों है ये, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। ये हमेशा पेयर बनाने की कोशिश करेंगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है,
ठीक है। तो ये जो है कोशिश करेगा कि इसका जो है एक कोई दूसरा ऐसी एंटिटी मिल जाए जिसके पास की एक ऐसा ही इलेक्ट्रॉन हो और वो आपस में पेयर अप करके एक बॉन्ड बना दे और एक स्टेबल बॉन्ड बना दे। ठीक है, तो ये जो है हाईली अनस्टेबल होती है। तो तीन चीजें हो गई, पहला ये इसके ऊपर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा ये हमेशा होमोलाइटिक फिशन से बनेंगे, और तीसरा ये जो है हाईली जो है कैसे होंगे, अनस्टेबल होते हैं। तो ये आपको पता लग गया फ्री रेडिकल्स के बारे में। तो यहाँ पर अब आते हैं इसकी दीज आर वेरी रिएक्टिव। ये कैसे होंगे, हाईली रिएक्टिव। ठीक है, एक लाइन में आपको बताता हूँ, जितने भी कंपाउंड जो है हाईली रिएक्टिव होते हैं उसका मतलब वो होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो जो है सबसे कम स्टेबल होते हैं। जिसकी रिएक्टिविटी हाई होती है मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, लाइन को आप ग्रैब कीजिएगा, जिसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम स्टेबल होता है। सो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर देखो मीथेन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को मैंने डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है आपको बताने के लिए। हालांकि ये ऐसा ही बॉन्ड है जैसा यहाँ पर है। ठीक है, अगर इसको हम जो है क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे इन दोनों को जो है कंबाइन किया जाता है आपस में, जैसे इनके बीच में जो है रिएक्शन की जाती है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन की, इसमें यहाँ पर होमोलाइटिक फिशन हो जाती है इस रिएक्शन में। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्लोरीन हाइड्रोजन को उड़ा ले जाएगा। ठीक है, और जैसे ही इस क्लोरीन ने हाइड्रोजन को यहाँ से खींच लिया तो यहाँ पर बन गया HCl। ठीक है, और इस कार्बन को देखो, इसने ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटा तो वहां से टूटा। ठीक है, यहाँ से टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इसका गया तो मतलब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो यहाँ पर देखो इसके ऊपर क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल। और मैंने आपको कहा कि ये कैसे होंगे, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे, मतलब इनकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर अब तो हमने देख लिया कि जो हमारे पास बहुत सारे जो हमारे पास ये फ्री रेडिकल्स होंगे वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अब हम अलग अलग टाइप के फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को जो है यहाँ पर कंपेयर करते हैं कि किस तरह से उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनता है, या हम कह सकते हैं कि उनकी रिएक्टिविटी के सीक्वेंस को हम यहाँ पर देखेंगे। सो यहाँ पर देखिए, ये तीन स्पीशीज आपके पास यहाँ पर दी हुई है। फर्स्ट ये वाली हमारे पास दी है, सेकेंड हमारे पास ये वाली दी है, थर्ड हमारे पास ये वाली दी हुई है, और चौथी हमारे पास जो है ये वाली जो है दी हुई है। तो इनमें जो है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ठीक है, इनमें जो है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम स्टेबल ये वाला है, उससे कम स्टेबल ये वाला है, और सबसे कम स्टेबल जो है हमारे पास ये वाला है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम 3 डिग्री भी कह सकते हैं, ये टर्शरी है। ठीक है, इसको हम 2 डिग्री भी कह सकते हैं, ये 2 डिग्री है। ठीक है, और इसको हम जो है प्राइमरी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कैसा है, प्राइमरी है, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। इसका कैसे पता लगा, इसका पता ऐसे लगा, हमने इस कार्बन को देखना है जो अनस्टेबल कार्बन है, मतलब जहां से गड़बड़ी फैली हुई है, उसके साथ हमने चेक करने हैं कि कितने एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। अगर 3 लगे हैं तो वो टर्शरी है, अगर 2 लगे हैं तो वो प्राइमरी है, अगर 1 लगा है तो वो कैसा, सॉरी, अगर 3 लगे हैं तो वो कैसा है, टर्शरी है, 2 लगे हैं तो सेकेंडरी है, और 1 लगा है तो प्राइमरी है। तो यहाँ पर देखिए अब इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है इनमें, ये वाला है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, या ये वाला है। ठीक है, ये वाला है। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला, टर्शरी वाला जो है हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होगा, तो इसका आंसर जो है आपको तब पता लगेगा जब आपने जो है पिछली वीडियो ठीक तरीके से देखी होगी। तो वहां पर हमने जो है हाइपर कॉन्जुगेशन को जो है डिस्कस किया था पिछली वीडियो के अंदर कि हाइपर कॉन्जुगेशन हम किसको कहते हैं। सो यहाँ पर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन जो हमारे पास 3 डिग्री होते हैं उनकी जो हमारे पास स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में देखो क्या होता था, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता था, जो हमारे पास ये वाला कार्बन होता था जहां से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती थी, ठीक है, जहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स बनते थे, या जहां से जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट होती थी, ठीक है, वहां के जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो पार्टिसिपेट करते थे बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो पार्टिसिपेट करते थे मतलब कॉन्जुगेशन करते थे एक टाइप से, किसके साथ, जो उसके एडजेसेंट में, मतलब जहां पर जो है अल्फा पोजीशन में, अल्फा पोजीशन का जो हाइड्रोजन होता था, मतलब अल्फा पोजीशन के ऊपर अल्फा जो कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगे थे, तो उसके जो वहां पर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनते थे,
और सामने वाले जो मल्टीपल बॉन्ड हो या कोई दूसरी सिचुएशन जहाँ से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, तो उसके बीच में जो है एक इंट्रैक्शन होती थी जिसको कि हम कहते थे हाइपर कॉन्जुगेशन। अपने अगर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लो, ठीक है। अगर आप उसको समझ लोगे तो ये समझना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सो इस तरह से है। एक और बात, हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि वहां पर मल्टीपल बॉन्ड था, जहां पर मल्टीपल बॉन्ड था वहां का कार्बन पीछे वाले कार्बन के जो उसके सिग्मा बॉन्ड होते थे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते थे, उनके साथ कॉन्जुगेशन शो करता था, उसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन करते थे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जो कार्बन है, कार्बन की मल्टीपल जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उन्हीं के अंदर जो है हाइपर कॉन्जुगेशन मिले हमारे पास। अब हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन को देखने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ही होना चाहिए। अगर हमारे पास इस तरह की कोई डिस्टर्बेंस है तो उससे भी जो है हाइपर कॉन्जुगेशन को हम देख सकते हैं। इससे कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो हमारे पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, एक अनहाइब्रिडाइज्ड जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये, सॉरी, ये कैसा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से अनपेड इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, इस तरह से अनपेड इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ठीक है। और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन पीछे वाला जो हमारे पास सिग्मा हाइड्रोजन होगा उसके साथ क्या करेगा, उसके साथ कॉन्जुगेशन शो करेगा, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन के ही वीडियो में हमने देखा था कि जो वो वाला कार्बन जहां से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, तो उससे पीछे वाला जो कार्बन, ये वाला जो कार्बन, जितने कार्बन यहाँ पर होते हैं, जितने कार्बन यहाँ पर होंगे, जितने हाइड्रोजन, जितने यहाँ पर एल्काइल ग्रुप होते थे, उतना ही क्या होता था, जितने यहाँ पर हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप होते थे उतने ही ज्यादा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिव जो है स्ट्रक्चर बनते थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल है, इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन और इसके बीच में होगा, ठीक है। या तो 3 हाइड्रोजन और इसके बीच में होगा, या तो या तो यहाँ पर भी वैसा ही केस है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, मतलब 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेंगे, 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेंगे, 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेंगे, 9 स्ट्रक्चर पॉसिबल्स है, ठीक है। अब जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे मतलब वो उतना ही ज्यादा स्टेबल है। तो 3 डिग्री हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री उससे कम स्टेबल होगा, 1 डिग्री उससे कम स्टेबल होगा, और ये वाला लास्ट में हमारे पास सबसे कम यहाँ पर स्टेबल होता है। सो ये हमने डिस्कस किया फ्री रेडिकल्स के बारे में, होमोलाइटिक फिशन एंड हेटेरोलाइटिक फिशन को भी इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।